Assalamu alaikum and welcome to Rise and Shine on 365. A very warm welcome and a very warm नहीं cool morning कहेंगे क्योंकि गर्मियाँ अभी तक है नवंबर आने वाला है और सुबह के औकात में थोड़ा ठंड का सा कुछ माहौल है फीलिंग आती निपी माहौल है बिल्कुल जी ज़ोएब कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और हम इस शो में आपके लिए जो कुछ लेकर आ रहे हैं वो थोड़ा सा बताते हुए चलते हैं और उसके बाद फिर हम टॉप स्टोरीज की जाने में बढ़ते हैं। तो आप बताएं आप कैसी हैं, आप कुछ प्लान वैन कर रही है? सुनने में आया क्या प्लान कहीं कोई कुछ पता नहीं है अभी। अच्छा, आज रात तक कंफर्मेशन होगी। अच्छा, तो फिर हमें पता चलेगा कि हम इधर उधर जा रहे हैं। एक दो दिन कहीं अगर आप जा रहे हैं, ठीक है जी। तो आज की अच्छी बात से शुरू करें। अच्छी बात से आगाज करते हैं बिल्कुल जी। तो नाजरीन आज की अच्छी बात ये है कि आप इस बात का यकीन कर लें कि आप बच्चों को जो कुछ कहे लेकिन अगर वो आपको वो अप्लाई करते हुए या करते हुए नहीं देखेंगे वो कभी नहीं सीखेंगे। चिल्ड्रन आर लाइक स्पंजेस, यू कैन प्रीच देम व्हाटएवर बट इफ यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग इट दे विल नेवर प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। यस, प्रैक्टिस तो इससे कोई नसीहत से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कितना ही आप कहते रहे उनको रोकते रहे, इवन डांट भी लें, लेकिन वो आपको ही देख के काम करते हैं। जैसे अगर आप रोजाना उठ के ब्रश करते हैं, ठीक है, तो वो देख के आपको लर्न कर रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं। या बुक्स पढ़ते हैं आप, या बुक्स पढ़ते हैं आप और उनसे कहते रहते हैं कि बुक्स पढ़ो लेकिन खुद नहीं पढ़ते, माँ बाप को कभी देखा नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो देखे ना वही बात है। और अक्सर मैं जब शेव कर रहा होता हूँ तो मुस्तफा आके वो देख रहा होता है, ऑब्जर्व कर रहा होता है और मैं देखता हूँ फिर शेविंग क्रीम से खुद भी करने की ट्राई कर रहा होता है। बिल्कुल। तो ये है जी, बच्चे बड़े इन्फ्लुएंस होते हैं आपके बिहेवियर से। सो बेस्ट इज यू कीप योर बिहेवियर वेरी पॉजिटिव। आज वर्ड ऑफ द डे है स्केपगोट। स्केपगोट का क्या मतलब है? स्केपगोट का मतलब ये है कि जैसा होता है हमारे मुल्क में तो बहुत ये होता है, बहुत ज्यादा होता है कि किसी एक को भी आप बकरा, ये एक लफ्ज है, वो बलि का बकरा है जो कि आप बना दिया जाता है। सारी जिम्मेदारी, सारा बैगेज जो है वो एक के कंधों पे डाल दिया जाता है कि ये था, इसे पकड़ो। मतलब चाहे उसका कसूर हो या ना हो, आपने किसी पे ब्लेम डाल दिया और आपने कहा चले जी आप हैं बकरा। और अच्छा, हर जगह राय जाइए, हाँ। यानी सियासत में भी राय जाइए, प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में कहीं आप जॉब कर रहे हैं, हर जगह ये राय जाए। घर पे भी राय कि इसलिए मुझे लेके गया था। हाँ, इसकी वजह से वो ये लेके गया था। तो प्लीज लोगों को स्केपगोट ना बनाएं और अपनी रिस्पांसिबिलिटी खुद अपने ऊपर लें। जो आपने काम किया जरा उसकी जिम्मेदारी आपको लेना आना चाहिए। तो अब हम टॉप स्टोरीज की तरफ बढ़ते हैं। पहली हमारी टॉप स्टोरी है कि पार्लिमानी कमेटी की नामजदगी के बाद सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने जस्टिस याह्या आफरीदी को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तैनात कर दिया है, मंजूरी दे दी है इसकी। जस्टिस याह्या आफरीदी सीनियरिटी लिस्ट में तीसरे नंबर पर हैं और 3 जजेस में से इंतखाब करना था। तीसरे नंबर पर थे जस्टिस याह्या आफरीदी, उनका इंतखाब किया गया इस पार्लिमानी कमेटी ने और उसके बाद ये सदर मुमलिकत ने इसको अप्रूव भी कर दिया। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारक कहते हैं कि जमहूरी लोग हैं, रिवायात और इक़्तिदार पर यकीन रखते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा इस पर कि तीनों जजेस के प्रोफाइल में बहुत कम फ़र्क था और जो जजेस नामजद नहीं हुए हैं वो भी काबिल एहतराम हैं। मेरा अंदाज़ा है कि जस्टिस याह्या आफरीदी नामजदगी को कबूल करेंगे। हमने तय किया है कि कमेटी की बहस को बाहर नहीं लाएंगे। तो अगर आप मुंतज़िर है सरवत आज के शो में कि कमेटी में क्या हुआ, किसने क्या कहा और क्या ये शीट आई थी सामने आई थी उनके सामने कि किसकी क्या प्रोफाइल रही है, तो ये बिल्कुल आपको नहीं पता चलेगा। कमेटी के अंदर जो नहीं पता चलेगा उसको बाहर नहीं लाया जाएगा। तो ये हमारी पहली टॉप स्टोरी, बड़ी इंपॉर्टेंट टॉप स्टोरी। दूसरी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लिमानी कमेटी का हिस्सा नहीं बनी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज करने का फैसला किया है और उन्होंने कहा तो है कि वो इसको चैलेंज करेंगे। ऑलरेडी ये चैलेंज हो गया है, सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज कर दिया गया है इस आईनी तरमीम को, इसके साथ साथ सिंध हाई कोर्ट में भी चैलेंज कर दिया गया। लेकिन क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको करती है या नहीं, अभी उस पर सोच रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि तमाम प्रोसेस को वो गैर कानूनी समझते हैं, आईनी तरमीम हम नहीं मानते, एहतजाज करेंगे। अली अमीन गंडापुर ने भी ऐलान किया और उन्होंने सड़कों पर निकलने की एक बार फिर बात की। बोले आईनी तरमीम आज़ाद अदलिया पर हमला है, पार्टी से अच्छा। बहुत ही अहम बात, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सफ़ों में भी हलचल है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सफ़ों में भी कुछ नज़र आ रहा है कि मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यूज़ नज़र आ रहे हैं जिसकी बुनियाद पर उनके लीडर्स अपनी अपनी लाइन ले रहे हैं। तो अली अमीन ने कहा है कि पार्टी के अंदर जिन्होंने गद्दारी की है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और उनको नोटिस भी, शो कॉज नोटिस जारी कर दिए गए हैं और ये उनके पास रिकॉर्ड मौजूद है कि किसने वोट डाला है और कौन किसको बैकअप पर रखा गया था वोट डालने के लिए। तो सबके बारे में कार्रवाई होगी। ये पता चल जाएगा कि कौन नस्ली है, कौन, ये उनका अपना एक अंदाज है
अली अमीन गड्ढापुर का आप जानते ही हैं सब कि अपना दिल खोल के मौक़िफ़ बात देने करते का जो अंदाज़ है वो अलग ही किस्म का, उनका बड़ा एक्सट्रीम वो लगता है। अच्छा जी, अवाम भी मुबाहिसा यानी अवाम भी उसका मुहासबा करेंगे, यानी ये उन लोगों को कह रहे हैं कि आप ज़रा देखते रहिए, आपके हल्के के लोग भी आपको आपसे पूछेंगे ये बातें। सेनेटर शिबली फराज कहते हैं कि आईनी तरमीम से निज़ाम इंसाफ को हिलाकर रख दिया गया है और अदलिया को मुक़द्दना का ताबे बनाया गया है। जल्द बानी PTI से मिलकर लाएअमल तैयार करेंगे और ये पार्लियामेंट ये ट्राइकोटमी ऑफ पावर की जो बात करते थे उस पर वो तनकीद कर रहे थे कि अदलिया को अब जो कि एक आज़ाद इदारा था उसको अब ताबे बना दिया गया है पार्लियामेंट का और इंतजामिया का, तो इस पर वो तनकीद कर रहे थे। दूसरी टॉप स्टोरी हमारी PTI की तरफ से। अच्छा, तीसरी टॉप स्टोरी हमारी है कि जनाब आईनी तरमीम की मंजूरी से आम आदमी को इंसाफ की फराहमी में मदद मिलेगी। ये वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का मौक़िफ़ आया और जब ये पास हुई तब भी उन्होंने मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि ये 2/3 अक्सरियत से तरमीम की मंजूरी मुआशी और सियासी इस्तेहकाम का बायस बनेगी। 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी से बेनज़ीर शहीद और नवाज शरीफ के मीसाक़ जमहूरियत की तकमील हो गई है और मीसाक़ जमहूरियत के बाद चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी करते हैं कि मीसाक़ जमहूरियत में ये सब कुछ था और इस पर हमें अमल दरामद कराना था, तो ये हो गया है। इत्यादी जमातों और आज़ाद अरकान के शुक्रगुजार हैं जिनकी हिमायत से ये तरमीम पास की गई है। काबीना इजलास में जज पॉलिसी की मंजूरी एक बार फिर हज पॉलिसी की मंजूरी एक बार फिर मौखर कर दी गई है। वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर चौधरी सालिक की अदम शिरकत के बायस हज पॉलिसी पेश नहीं हो सकी, तो ये एक इशू भी उसमें डिस्कस हुआ हज पॉलिसी से मुतालिक। तो वो कह रहे हैं कि भाई चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के मुताबिक हमने काम किया है और इससे मुल्क की बेहतरी होगी। देखिए ये तो आगे ही आके पता चलेगा कि हो क्या रहा है। कुछ गाज़ा की सूरत हाल पे नज़र डालते हैं। गाज़ा और लेबनान में इजरायली आर्मी की जानिब से खून की होली खेलने का सिलसिला जारी है। ऐसी पेनफुल सिचुएशन में एक मासूम बच्ची की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जो अपनी ज़ख्मी बहन को उठा के शदीद धूप में चलती जा रही हैं। वीडियो वायरल जो वीडियो हुई है उसमें देखा जा सकता है कि इजरायली आर्मी के मुहासरे के दौरान एक फ़लस्तीनी मासूम बच्ची गाड़ी से टकरा कर ज़ख्मी हुई है। उसकी बहन उनको कंधे पे ले जाकर उठा के चलती हुई जा रही हैं। इट्स अ वेरी पेनफुल वीडियो, अगर नाजरीन ने देखे होंगे, एंड दिस इज़ जस्ट वन ऑफ देम। हज़ारों करोड़ों बच्चे हैं, मासूम ख़वातीन हैं, बुजुर्ग हैं जो इन सारी तशद्दुद का यानी ये मनाजिर देखने जो दिल में दर्द रखते हैं, ये मनाजिर देखना ही एक बहुत ही वेरी पेनफुल है जी, वेरी पेनफुल। US की तरफ चलते हैं। US प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में रिपब्लिकन प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट डोनाल्ड ट्रंप की सक्सेस के चांसेस बढ़ गए। ब्रिटिश मैगजीन द इकोनॉमिस्ट के मुताबिक लास्ट 2 महीनों में पहली बार डोनाल्ड ट्रंप की सपोर्ट में इजाफा हुआ है। पोल्स के मुताबिक अगस्त तक डेमोक्रेटिक कैंडिडेट कमला हैरिस को न्यूट्रल एंड थर्ड पार्टी वोटर्स की सपोर्ट की वजह से लीड हासिल थी, ताहम अब रिपब्लिकन लीनिंग वोटर्स ट्रंप के पीछे जमा हो गए हैं, जिसने प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रंप्स विक्ट्री के चांसेस 8% तक बढ़ा दिए हैं। तो अच्छा, अब क्रिकेट की तरफ बढ़ते हैं। 24 से टेस्ट शुरू हो रहा है और पाकिस्तान के लिए अच्छा मौका है कि ये कल से टेस्ट शुरू हो रहा है। पाकिस्तान के लिए अच्छा मौका है कि पाकिस्तान सीरीज जीत सकता है। इंग्लैंड ने तीसरे टेस्ट मैच के लिए अपनी 11 रुकनी टीम का ऐलान कर दिया है। टीम में 2 तब्दीलियां की गई हैं। कौन कौन सी हैं? फास्ट बॉलर एटिंगसन की वापसी हुई है, लेग स्पिनर रेहान अहमद को भी शामिल किया गया और दीगर खिलाड़ियों में बेन स्टोक्स हैं, जैक क्रॉली हैं, बेन डकेट हैं, ओली पॉप हैं, जो रूट हैं, हैरी ब्रूक्स हैं, जिमी स्मिथ, लेच और शुएब बशीर शामिल हैं। 24 अक्टूबर से रावलपिंडी में टेस्ट मैच शुरू होगा। बहुत ज़रूरी है कि हमारा टीम का मोरल जो है वो हाई रहे और दिस इज़ द लास्ट चांस टू विन दिस मैच, तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस पे तवज्जो दें। जी, तो ये हमारी टॉप स्टोरीज हो गई और हम बात करेंगे इस 26वीं आईनी तरमीम पर ही और इसमें जो पेशरफ्त हुई है, जस्टिस याया आफरीदी को चीफ जस्टिस के लिए नामजद कर दिया गया। तो इस पर सूरत हाल क्या जा रही है और वकला कम्युनिटी क्या सोच रही है और हुकूमत का क्या मौक़िफ़ है, तज्ज़ियाकार क्या कह रहे हैं, ये जानने की हम कोशिश करेंगे। सीनियर तज्ज़ियाकार ने हमें ज्वाइन किया है, मुनीफ फारूक हमारे साथ हैं और सीनियर वकील आबिद ज़ुबैरी साहब भी हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों ने हमें वक्त दिया। सबसे पहले आबिद ज़ुबैरी साहब, आपकी जानिब हम जाएंगे। ये कहिएगा, एक तरमीम तो पास हो गई, उसके बाद कल ये पेशरफ्त हुई कि जस्टिस याया आफरीदी चीफ जस्टिस के लिए, तो 2 सीनियर मोस्ट जजेस को बाईपास करके ये कर दिया गया है। पहले तो इस पर आपका मौक़िफ़ जानना चाहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
देखिए, ये तरमीम ही इसलिए की गई थी कि ताकि सीनियर 2 जजेस को चीफ जस्टिस पाकिस्तान ना बनाया जाए, और ये तरमीम इसलिए की गई थी ताकि अदलिया को अपने ताबे किया जाए। देखिए, हमारे मुल्क में कंट्रोल डेमोक्रेसी है। आप देखें, दो पार्लियामान और हुकूमत दोनों कंट्रोल्ड हैं। अब जो एक एक ही इदारा रह गया था जो आज़ाद था और उसने अपनी आज़ादी दिखाई ये SIC वाले केस में, और उन्होंने अपने आइन और कानून के हिसाब से फैसला किया। आप उसे जितना इख्तिलाफ करें, लेकिन एक अक्सरियती फैसला आ गया था जो मुझ पे आप पे अंडर आर्टिकल 189 और 190 या बाउंड टू ओबे इट। लेकिन आप जी जी जी, आपकी आवाज आ रही है आबिद साहब? अच्छा सर, जी अच्छा मुनीब साहब ये बताइएगा, क्या तरमीम से अदलिया और पार्लियामान के दरमियान इत्तेफाक ताकत का जो तवाज़ुन है। ताकत का जो तवाज़ुन है वो बरकरार रहेगा? बहुत शुक्रिया। देखिए, नहीं, मेरा नहीं ख्याल। अब तो बड़ी मेजर लीनिंग है ताकत की पार्लियामान की तरफ, और जो जुडिशल अपॉइंटमेंट्स अब होंगी उसके ऊपर ना सिर्फ पार्लियामेंट्री ओवरसाइट है, बल्कि एसेंशली जो चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट है वो तो खालिस्तान अब होगी ही इस उसूल के तहत कि 3 जजेस में से सूटेबिलिटी किसकी है, और वो सूटेबिलिटी डिसाइड भी अब पार्लियामेंटेरियन करेंगे। तो बैलेंस तो अब नहीं रहा, इक्वेशन बड़ी हैविली टिल्ट कर गई है पार्लियामान की तरफ, और ना सिर्फ जुडिशल अपॉइंटमेंट्स के ऊपर चीफ जस्टिस के हवाले से, बल्कि ओवरऑल जो जुडिशल कमीशन की कॉम्पोजिशन है उसको भी तब्दील किया गया है। उसके अंदर से पार्लियामेंट्री कमेटी जो एक होती थी, ऑल दो रबर स्टैम्प थी, वो निकाल के अब जुडिशल कमीशन के अंदर 4 मेंबरान पार्लियामेंट को शामिल किया गया है। उसमें से 2 सेनेट के होंगे, 2 नेशनल असेंबली के मेंबर्स होंगे, ऑपोजिशन और गवर्नमेंट दोनों साइड से होंगे। बट ओवरऑल कॉम्पोजिशन काफ़ी बदल गई है, एंड वो जो टिल्ट है वो आपको वाजे नज़र आ रहा है कि जो एक प्रिंसिपल अडॉप्ट किया जाता था आइन के अंदर के, जो सीनियर मोस्ट होता था सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वो चीफ जस्टिस बन जाता था रिगार्डलेस कि क्या सूरत हाल है। लेकिन अब सूटेबिलिटी का म्यार बना दिया गया है, 3 का पैनल होगा, और जाहिर बात है जब 3 का पैनल होगा तो फिर जो पार्लियामान के अंदर बैठे लोग हैं, बेशक उनके जुडिशल एक्यूमेंट पे या उनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर कोई जितना मर्जी सवाल उठाए, बहरहाल फैसला तो उन्होंने ही करना है। और कल फैसला ये किया गया कि 2 जो सीनियर मोस्ट जज साहिबान हैं उनको सूटेबल नहीं समझा गया, और जबकि 2/3 मेजॉरिटी से, यानी 12 मेंबरान हैं तो 8 के 9 मेंबरान ये फैसला करते हैं कि हमने याया अफरीदी साहब को चीफ जस्टिस बनाना है, और उनका नोटिफिकेशन SVC हो चुका है इसमें। जी अच्छा, आबिद साहब ये कहिएगा, देखिए क्या ये तासुर सही है और हम सही समझ रहे हैं कि अगर कोई सुप्रीम कोर्ट में जज आ जाता है, एलिवेट हो जाता है और सुप्रीम कोर्ट का सीनियर जज ज़ाहिर बन जाता है, तो क्या वो इक्वली यानी चीफ जस्टिस बनने का अहल होता है, या फिर किसी बुनियाद पर अगर वो चीफ जस्टिस बनने का अहल नहीं कोई समझती, कोई पार्लियामानी कमेटी बन जाए या जैसे इसमें हुआ है, तो क्या फिर वो जज भी उसका रहना कोई यानी मॉरली और वैसे प्रेशर नहीं आ जाता उस जज पर? इस पर थोड़ी सी बात कीजिए। नहीं, ये बिल्कुल इस तरह की बात नहीं है। देखिए, सारे बड़े अहल जज होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस याया अफरीदी जो चीफ जस्टिस नामजद हैं, वो भी बड़े आला जज हैं और चीफ जस्टिस हैं। उनका बड़ा जुडिशल करियर है, एकेडमिकली और स्कूलिंग और सारा, और ये, लेकिन वो भी जो बाकी 2 जो जजेस थे वो भी बड़े बहुत अहल और बहुत काबिल जजेस हैं। सारे जजेस काबिल होते हैं, लेकिन बुनियाद भी आबिद साहब, बुनियाद जो यानी कोई तो बुनियाद होगी जी जी, कोई तो बुनियाद होगी कि जिस पर चीफ जस्टिस के लिए उनको कंसीडर नहीं किया गया। जी, इसलिए मैं बता रहा हूँ, इन दोनों को ना बनाने की बुनियाद ही, इन दोनों को जजेस चीफ जस्टिस ना बनाने की बुनियाद ही यही थी कि उन्होंने वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल वाले केस में जो अक्सरियती फैसला किया, वो हुकूमत और कंट्रोल्ड, जहां से वो कंट्रोल होते हैं, उनको पसंद नहीं आया। इसलिए ये दोनों आजाद जज जिसने उनको नहीं आया। तो ये देखिए, मेन मकसद देखिए, जब भी पूरी जो जदोजहद की है हमारी अदलिया की तारीख में, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस होता है, अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस होता है। और बड़ी जदोजहद के बाद, जजमेंट्स के बाद सुप्रीम कोर्ट की इस नतीजे पे हम पहुंचे, और लोग आईनी तरमीम भी हुई, 18वीं तरमीम के सीनियर जज जो होगा वो चीफ जस्टिस होगा। क्योंकि देखिए, हमारी तारीख में कई दफ़ा हुआ है, लेकिन 2 जजेस जिनको आउट ऑफ टर्न प्रमोट किया, उन्होंने पाकिस्तान के आइन के साथ बड़ी गद्दारी की।
एक तो थे जस्टिस मुनीर जिन्होंने 200 केस और मौलवी तमीजुद्दीन, वो आउट ऑफ टर्न उनको बनाया गया था चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से उठा के उस जमाने में फेडरल कोर्ट का। और फिर इसके बाद ये जस्टिस सज्जाद अली शाह का, और जिन शहीद बेनजीर ने उनको चीफ जस्टिस बनाया था, उन्हीं की गवर्नमेंट की डिसमिसल को उन्होंने अपहोल्ड किया। तो देखिए इससे ही चेरी पिकिंग जो हो जाती है, इससे फिर वो उसमें गलत होता है कि इसी बात को दफन कर दिया गया था 18वीं तरमीम में कि सीनियर जज ही होगा ताकि ये पिकिंग। दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट की बात होती है कि एग्जीक्यूटिव का कम से कम, क्योंकि आपका आर्टिकल 175(3) कहता है 175 सब क्लॉज 3 कि एग्जीक्यूटिव से आजाद हो गया अदलिया। देखिए आजाद अदलिया का मतलब होता है कि वो आजाद हो अपने फैसले करने आईन और कानून के हिसाब से, किसी प्रेशर से, किसी डर से या किसी कंट्रोल से ना हो। तो आपने कंट्रोल डेमोक्रेसी तो है ही आपके मुल्क में, अब आपने कंट्रोल जुडिशरी करने की कोशिश की, फिर आपने देखी ये जो बेंचेस बनाने का कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होगी, सब वो सुनेगी, तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान की क्या उसमें हैसियत होगी। तो ये सब चीजें हैं देखने की। लेकिन देखिए जो मेन इशू जो हमारी जो उस दिन 20 और 21 की रात को जो हमारी यहाँ शहादत हुई जिसकी, वो आजाद अदलिया की हुई, और जिस तरह से वो तरमीम पास कराई आपने देखा। अच्छा मुनीब, जी अच्छा मुनीब आप ये कहिएगा, देखिए इस जो हुकूमत की तरफ से कहा जा रहा है कि भाई 15-20 साल से वो जुडिशियल एक्टिविज्म, और अब देख रहे हैं कि अदलिया ने ट्रांसग्रेस कर रहे थे चीफ जस्टिस साहिबान 184(3) का, और फिर वजीर आजम के फैसले। तो जब वो इस तरीके से हो रहा था तो फिर इसके नताइज यही निकलने थे। तो इस आर्गुमेंट को कैसे देखते हैं आप? देखिए ये बात तो खैर मेरे ख्याल में इससे तो कोई इनकार नहीं करेगा कि हमारे मुल्क में जो बैलेंस ऑफ पावर है वो कभी भी दुरुस्त नहीं रहा। और मसला ये है कि हमारे मुल्क में जुडिशल एक्टिविज्म भी हुई और फिर बहुत बेतुकी भी हुई। ये सिलसिला अगर रीसेंट पास्ट में देखें, पिछले 10-15 सालों के अंदर, तो अगर हम पिछले 15 साल में देखें तो इफ्तिखार चौधरी साहब का दौर बड़ा बदतरीन दौर समझा जाता है, जिसमें ये इस सिलसिले का आगाज़ हुआ। लॉयर्स मूवमेंट के बाद जब वो वापस आए तो उसके बाद ये सिलसिला शुरू हुआ। फिर जो जुडिशल अपॉइंटमेंट्स हैं उनके तरीक़ाकार में, जिस तरह इफ्तिखार चौधरी साहब ने, मैं अगर ये लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ तो गलत नहीं होगा, कि 18वीं तरमीम उनके पास गई, उन्होंने गन पॉइंट पे लिटरली 19वीं तरमीम करवाई, और जो पार्लियामेंट्री कमेटी थी 18वीं तरमीम के अंदर, उसके रोल को बिल्कुल ख़त्म करवा दिया। वो तो फिर एक महज रबर स्टैंप रह गई, और जुडिशल कमीशन को ही तमाम तर इख्तियारात उनके पास मौजूद थे। फिर हमारे मुल्क में अपॉइंटमेंट्स ऐसी होती रही हैं जहाँ पर ख़ास तौर पर पसंद नापसंद को भी रखा गया है रादर देन सूटेबिलिटी के। लेकिन प्रैक्टिस क्योंकि एक अडॉप्ट कर ली गई थी कि उसमें अल जहाद ट्रस्ट केस भी अपनी जगह मौजूद है, उसमें फिर 18वीं तरमीम भी अपनी जगह मौजूद है। लेकिन ये बात भी हुई कि हमारे मुल्क के अंदर वज़ीर आज़म को घर भेजा गया, जिस तरीके से कुछ जजमेंट्स को ऑथर किया गया, वो भी बड़ी मैं समझता हूँ पाकिस्तान की जुडिशल हिस्ट्री के ऊपर एक बहुत बड़ा धब्बा है। एट द एंड ऑफ द डे वो फैसले थे पाकिस्तान की अदालत के, लेकिन मेरे ख्याल में ये सब कुछ जो हो रहा था ये ओवर ड्यू था। लेकिन जिस तरीके से तरमीम की गई है, हाँ, उस पर सवाल हमेशा उठाता रहेगा। मुनीब ये भी बताइएगा, बज़ाहिर इस तरमीम में जजेस की तानियाती में जो तरीका है वो इंटरनेशनल बैनुल-अक़वामी असूलों के आइन के मुताबिक है, तो आप क्या राय रखते हैं इसके मुताबिक, इसके लिए? देखिए अब आप वो एप्पल्स और ऑरेंजेस को तो इकट्ठे उनका एक कॉम्परेबल व्यू नहीं दे सकते। अब बार बार हमें मिसाल दी जाती है कि या कहा जाता है कि जी अमेरिका में इस तरह होता है, वहाँ पर तो बहुत सी हेयरिंग्स होती हैं जो कि पब्लिक होती हैं। वहाँ जजेस अपॉइंटमेंट के अंदर जो हेयरिंग्स होती हैं वो भी पब्लिक होती है, फिर बाकायदा कॉन्फर्मेशंस होती हैं जजेस की भी। बट मैं सिर्फ इतनी बात ज़रूर कहूँगा कि शायद हमारे निज़ाम के अंदर जितनी पोलराइजेशन है, हम ना हमारा निज़ाम इस चीज़ के लिए तैयार था, और अब तो ख़ास तौर पर ये इसके ऊपर इंक्रीजिंगली ये आर्गूमेंट आएगा कि जी जो चीफ जस्टिस 3 बनने के लिए होंगे वो तो फिर शायद लॉबिंग शुरू कर देंगे और गवर्नमेंट को प्लीज़ करना शुरू कर देंगे वन वे और दी अदर, और अपनी आप को सूटेबल करार देने के लिए वो ऐसे फैसले करेंगे कि जिससे वो हुकूमत की या पार्लियामान की, यानी हुकूमत एक साइल के वो केसेस कैसे सुन। अच्छा जुबैर साहब ये कहिएगा कि जैसे मुनीब भी कह रहे हैं कि इसका जो तासुर है वो बिल्कुल सही नहीं गया है, तो क्या कोई अदलिया तहरीक चलाने जा रही है? बार काउंसिल्स में क्या बात हो रही है? वकला कम्युनिटी इस पर क्या बात कर रही है? देखिए अक्सरियती वकला इस पे बिल्कुल मुत्तफिक हैं कि 26 आदमी जो है सर की आवाज आजाद होगी। में आप आजादी के कई
दोहराए होते हैं, जिसके अंदर खासतौर पे अपॉइंटमेंट होता है, फिर उनका उनका इख्तियार होना चाहिए कि फैसले सुने। ठीक है, आपने अभी कहा कि उनके बहुत मुतनाज़ा फैसले थे, अभी मुनीर फारूक साहब ने कहा, लेकिन आप देखिए प्रैक्टिस ऑफ प्रोसीजर कानून जिसको सुप्रीम कोर्ट ने खुद अपहोल्ड किया था, उसके अंदर 184(3) के लिए केसेस की वो पहले कमेटी उसको स्क्रूटिनाइज करेगी, हर फिर लगेगा और फिर उसमें अपील भी दे दी गई थी। तो मैं नहीं समझता था कि ये इस कानून के आने के बाद किस चीज की जरूरत थी कि अगर 184(3) में कोई सुप्रीम कोर्ट फैसला तो कर भी देती उसके जी अच्छा, तो आप क्या जुडिशियल बेंच के अभी भी तो देखिए, तो बेसिक जी जी हम लोग वकला जो है हमने इसको मुस्तरद कर दिया पूरी 26वीं आईनी तरमीम को, इंक्लूडिंग आर्टिकल 215 जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुद्दत मुलाजमत को दूर देने के लिए दिया गया है, सबको हमने रिजेक्ट कर दिया है। क्योंकि देखिए हम कहते हैं कि आज़ादी की कोई चीज़ हम बर्दाश्त नहीं करें। अब जैसे मुनीर फारूक साहब ने बिल्कुल सही बात कहा कि जिस इवन आप देखिए फौज के अंदर जब वो होता है कि किसको चीफ बनना है तो वहाँ भी लॉबिंग होती है, क्योंकि नेचुरली वहाँ कोई प्रोसीजर नहीं है सीनियर मोस्ट बनेगा। यही होगा, 3 जजेस जो होंगे वो सारी उम्र, जैसे हाई कोर्ट में जो उम्र का देखिए एक और भी आजादी, हमारी आजादी के खिलाफ एक बात है कि हाई कोर्ट की उम्र 62 है और सुप्रीम कोर्ट की 65। तो बाज दफा ये भी इंप्रेशन जाता है कि हाई कोर्ट का जज अच्छे फैसले करना चाहिए हुकूमत के हाथ में, या इस तरह के फैसले करने शुरू कर देते ताकि उनकी एलिवेशन हो जाए सुप्रीम कोर्ट में। तो ये देखिए ना, ये चीजें भैया हमने हाई कोर्ट में भी देखी। मुनीब, आप क्या देख रहे हैं, क्या फोर्सी कर रहे हैं, ये स्टैंड कर पाएगी, ये तरमीम स्टैंड कर पाएगी? और ये जो प्रेशर वो कह रहे हैं कि अदलिया की तरफ से आएगा और वकला की तरफ से आएगा, तो हालात किस तरफ जाएंगे? देखिए जुबैरी साहब क्योंकि बड़े सीनियर प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं, वो बेहतर बता सकते हैं कि लॉयर्स मूवमेंट की पल्स क्या है इस वक्त, वो कितनी शदोमत से बाहर निकलेंगे या कुछ कर सकते हैं। लेकिन मैं इतना जरूर अर्ज करूंगा कि मेरे ख्याल में शायद ये तरमीम तो कहीं नहीं जा रही, तरमीम भी अपनी जगह मौजूद रहेगी, क्योंकि अब जिस तरह से एक चीज सामने हमारे आ चुकी है और डिश आउट की गई है, आईनी तरमीम भी आईनी बेंच के सामने जाकर अगर उसको भी चैलेंज किया जाएगा, एफर्टॉल किया जाता है या मामला उस तरह चला जाता है तो वो सुनेगा, तो क्या नतीजा उसका निकलेगा। ये तो तरमीम इट्स हेयर टू स्टे। जो चीज इम्पेंडिंग नजर आ रही है वो आने वाली तरमीम है जिनके लिए बहुत सी सफबंदी कर ली गई है। और जिस तरह से ये मखसूस नशिस्तों वाला फैसला है, ये जारी बात है इसका रिव्यू भी अब आईनी बेंच सुनेगा और ऑलरेडी इट स्टैंड्स ट्रांसफर्ड। दूसरी बात यह है कि अभी अगर इलेक्शन कमीशन वो कोई अपना फैसला कर देते हैं, मतलब जो मैं नहीं समझता कि करना चाहिए, लेकिन अगर कर देते हैं और ये मखसूस नशिस्तों की बांट उसी तरह हो जाती है जैसे पहले ये कर रहे थे, तो फिर तो तरमीम लाना और आसान हो जाएगा। और मैं ये बड़े इसके लाइकलीहुड है कि आने वाले दिनों के अंदर मजीद बड़ी सख्त किस्म की आईनी तरमीम भी आ सकती है। जी मुनीब, ये बताइएगा कि पीटीआई का स्टांस हम सब ने देखा है, वो कह रहे हैं इस तरमीम के खिलाफ है, वो एहतजाज भी करेंगे, तो आप क्या कहेंगे उस बारे में? देखिए, एहतजाज करना तो उनका एक आईनी बुनियादी हक है, लेकिन मसला ये है कि उनके जो रिसेंट एहतजाज हुए उससे उनको कोई फायदा नहीं हुआ बल्कि उल्टा नुकसान हुआ है। तहरीक इंसाफ के अंदर एक प्रॉब्लम है कि इमरान खान साहब क्योंकि मौजूद नहीं है, सरफेस के ऊपर बाहर नहीं है, तो एक पार्टी में भी एक डिसरे मौजूद है, एक डिस्कनेक्ट मौजूद है, माने या ना माने लेकिन ग्रुपिंग भी है। तो उसका जो इम्पैक्ट है वो कैसे ये क्रिएट कर पाएंगे। इमरान खान साहब से मुलाकातों पर पाबंदी है, इस वक्त मुलाकातें नहीं हो पा रही, वो भी एक डिस्कनेक्ट आ चुका है। लिहाजा आई डोंट थिंक कि इतना आसान होगा तहरीक इंसाफ के लिए एक मुल्क गिर एहतजाज करना मुश्किल। अच्छा आबिद साहब, थोड़ा सा मुख्तसर बस ये बता दें, ये जो कहा जा रहा है कि ऐवान मुकम्मल नहीं है, रिजर्व सीट्स अभी तक नहीं आई हैं, तो इसको आप कैसे देखते हैं? ये कानूनी आईनी नुक्ता है जिसको आप अदालत में लेकर जाएंगे? बिल्कुल, हम इस बात को लेके जा रहे हैं आज अदालत में कि जब आपने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल दरामद नहीं किया, इर्रिस्पेक्टिव के माइनॉरिटी नोट में क्या लो, माइनॉरिटी नोट की कोई आपको पता है एक माइनॉरिटी जज का फैसला होता है, बेशक वो बड़ा अच्छा फैसला हो, लेकिन अक्सर ये फैसला, और न तो खुद इलेक्शन कमीशन ने वजाहतें मांगी जाके उसकी वजाहत दे दी अक्सरियती बेंच ने। अब वो रिव्यू पेंडिंग है, अब रिव्यू फुल कोर्ट का रिव्यू मैं नहीं समझता, जैसे मुनीर फारूक साहब ने कहा, ये भी इशू उठेगा कि वो 5 जज सुन सकेंगे, फुल कोर्ट का रिव्यू, उसमें जज कौन रह जाएगा सुनने के लिए? तो रिव्यू तो वही जज सुन सकते हैं पूरे जो बेंच का हिस्सा हो। यही रिव्यू का कानून है, अभी वो बदला नहीं, आर्टिकल 188 मौजूद है आइन में और सुप्रीम कोर्ट रूल्स मौजूद है, वो अब तो उन्होंने अभी सेटिस्फाइड नहीं किया। दूसरी बात है, बिल्कुल ये चैलेंज होगा कि आइन मुकम्मल नहीं था तो ये तरमीम कैसे की गई। और देखिए मुनीर फारूक साहब कह रहे हैं ये आइन की तरमीम कहीं नहीं जा रही, लेकिन मैं आपको मुनीर फारूक साहब ये बता दूं कि कोशिश जरूर की जाएगी। देखिए 21वीं तरमीम भी चैलेंज हुई थी, लेकिन कोर्ट ने सिर्फ उसको इसलिए अपहोल्ड किया था कि वो 2 साल कोशिश की जाएगी आपकी तरफ से, तो आप ये आईनी जो अदालती जंग जो है वो लड़ने के लिए तैयार है? जी
बहुत शुक्रिया। मुनीफ फारूक सीनियर तजज़ियाकार हमारे साथ है, सीनियर वकील आबिद जुबैरी साहब भी हमारे साथ है और मौक़िफ़ दे रहे थे। बिल्कुल जी, एक छोटी सी ब्रेक पे जाएंगे, कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाजरीन। तो जुहेब, अब क्या होने वाला है? बहुत गहमा गहमी हो गई, जैसे आप कह भी रही थी। हुकूमत ने तो आईनी तरमीम पास कर ली और उसके बाद चीफ जस्टिस का नाम भी सामने आ गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कभी एहतजाज कर रही है, कभी वो बिल बैठ रही है उनके साथ। उनकी सफ़ों में क्या चल रहा है, ज़रा कन्फ्यूजन सी है। तो हमने जानने की कोशिश की। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोर कमेटी के मेंबर भी हैं, सीनियर रहनुमा हैं फिरदौस शमीम नकवी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया नकवी साहब, अपने वक्त दिया हमें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सर, ये बताइए, आईनी तरमीम अप्रूव हो गई है, चीफ जस्टिस की सिलेक्शन भी हो गई है, इस वक्त पीटीआई का प्लान ऑफ एक्शन क्या है? देखिए, बड़ी बातें, पहले तो मैं आपका जो कंफ्यूजन है उसको क्लियर कर दूं। जब से ये आईनी तरमीम का सिलसिला शुरू हुआ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ बिल्कुल क्लियर है कि हम ये फॉर्म 47 वाली असेंबली को कॉम्पिटेंट ही नहीं समझते कि वो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करे। जी, इसलिए हम इस पूरी चीज का हिस्सा नहीं बनते। इस असेंबली में एक स्पेशल कमेटी बनी जिसके अंदर डिस्कस हो रहा था कि एमपीएस कैसे उठाए गए, एमएनएस कैसे उठाए गए असेंबली में से। उस वाली स्पेशल कमेटी में उन्होंने डिस्कशन शुरू किया, विच वी आर नॉट पार्टिसिपेटिंग दैट वे। अब एक स्टेटमेंट आया कि हमारे और मौलाना फजलुर रहमान साहब की हम मिलकर कोशिश कर रहे थे कि उनको हम असेंबली में जाने से रोक सके कि ये अमेंडमेंट पास ना हो। एनीवे, उनकी ये कोशिश थी कि वो इसको इम्प्रूव करा ले, वो उसकी कोशिश करते रहे। हम उनको बार बार कहते रहे कि ये ना किया जाए तो बेहतर रहेगा, लेकिन इवेंचुअली जो कुछ हुआ आप सबको पता है। ही डिसाइडेड टू गो इनटू द असेंबली। और आज इस मुल्क के सामने जो सूरत हाल है कि आपके 3 सतूनों में से एक सतून जो कि अदलिया है, जुडिशरी है, वो कमजोर हो गई। इस पर बाद में आएंगे, वो कंफ्यूजन दूर नहीं हुई। फिरदौस साहब देखें, अगर आपका ये मौक़िफ़ था ना कि फॉर्म 47 ये हुकूमत ही लेजिटिमेट नहीं है, ये पार्लिमानी, तो फिर आप कमेटीज का हिस्सा बन रहे हैं। ये भी स्टेटमेंट आपके रहनुमाओं की तरफ से आई कि अगर मौलाना साहब का जो ड्राफ्ट है हम अग्री करते हैं उससे, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। और फिर ये मुलाकातें, ये शिकों पर इत्तेहाद, बरादर मोहतरम, मैंने सुन लिया जी। आप पता नहीं किस वजह से बैरिस्टर गौर साहब के स्टेटमेंट को पकड़े हुए, सलमान अकरम राजा, शेख अब्बास, मेरा, बाकी के पार्टी के जितने स्पोक्स पर्सन है, सबने ये कहा है कि हम नहीं है पार्ट ऑफ दिस होल प्रोसेस। सर, सबने देखा है वो जो मुलाकातें हुई हैं, और फिर देखें उसके बाद भी, अच्छा उसके बाद देखें, उसके बाद भी जो ये कमेटी बनी है पार्लिमानी, इसमें भी आपने नाम रिकमेंड कर दिया अपने, और फिर आप क्या इजलास हुआ, आपने कहा नहीं जी। अगेन देखिए, एक प्रोसेस जो है हमने उसके लिए बड़ा क्लियरली हमारी पॉलिटिकल कमेटी फैसला करती है। हमें नाम उन्हीं ने गौर साहब ने दिए, सब्जेक्ट टू पॉलिटिकल कमेटी एक्सेप्टेड। आज शाम को फैसला किया हमने कि हम नहीं बनेंगे, शरीक होंगे किसी भी गैर आईनी काम को, एंड वी हैव स्टॉप टू अवर डिसीजन। नहीं फिरदौस साहब, ये तो खैर अब बात जो हम भी देखते आ रहे हैं उसमें जरा यही तो कंफ्यूजन है ना कि आपके रहनुमा क्यों फिर नाम दे देते हैं, क्यों इसका हिस्सा बनते हैं। अभी भी आप कमेटीज का हिस्सा है, नहीं अभी भी आप इस गवर्नमेंट की जो कमेटीज है उसका हिस्सा है। आपके लोग, आपको मुझसे बेहतर पता है, वो कमेटीज में जाते हैं, शामिल होते हैं, इजलासों में शिरकत करते हैं, नहीं होता ऐसा? आप एक चीज पे रुक जाइए तो मैं आपको समझा देता हूँ। एक है हम असेंबली में जाके वोट लिया,
हम असेंबली में अपना नुक्ता नजर बयान कर रहे हैं कि ये जो कुछ फॉर्म 47 की हुकूमत है गलत है। एक असेंबली की स्टैंडर्ड कार्रवाई की कमेटियां होती हैं, उसमें हम हिस्सा है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज अ बिग थिंग, जिसके अंदर 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में कितने प्रॉब्लम्स है? वो तो हासिल कर ली ना, 2/3 से ही पास हुई है। मुझे बात मुकम्मल करने दीजिए जी, जी। केपी के सेनेटर नहीं आए, सुप्रीम कोर्ट की रिजर्व सीट का फैसला इंप्लीमेंट नहीं हुआ। ये हमारे एमएनएस को अगवा करके, जेयूआई के एमएनएस को अगवा करके, मंगल ग्रुप के एमएनएस को अगवा और सेनेटर्स को अगवा करके। अच्छा, अब कितनी मजे की देखिए आप खुद ये बात कर रहे हैं, जेयूआई के सेनेटर्स को अगवा किया। जेयूआई को कोई इस पे जो है ना, सिर्फ उन्होंने एक स्टेटमेंट दी कि भाई ऐसा ना करें ना करें, और उन्होंने साथ दे दिया उसका। यही तो शेर अफजल मरवत भी कह रहे हैं, आपके रहनुमा, के मौलाना फजल रहमान पे बैंक कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। ये मौलाना फजल रहमान हुकूमती सफों में ही खड़े होंगे, और आप देखें वैसा ही हुआ। देखिए, मैं आपको जो भी आप लिख, मैंने आपको पहले ही शुरू में कहा, हमने तमाम पार्टियों से राब्ता कायम करके उनसे कहा कि अगर आप इस तरामीम के हिस्सा बनते हैं तो आप किसी न किसी वक्त कौम के सामने जवाब दे अपने एक्शन से जरूर होंगे। ये सारी इंडिपेंडेंट पार्टी है कि अपने एक्शन की खुद जिम्मेदार है। हमारी हर तरह की से हमने कोशिश की कि ये आईनी तरमीम पास ना हो। इसे के जिस तरीके है वो भी कह रहे हैं, जो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो भी कह रहे हैं कि 19 सीटों वाली जमात को 117 सीटें दे दी गई। बिल्कुल ठीक है सर, आपका स्टांस इस बारे में हमें पता चल गया है। सर ये बताइएगा, पीटीए के वोटर्स जैन कुरैशी साहब हो गए, पीटीआई की वोटर्स जैन कुरैशी साहब हो गए, सेनेटर डॉक्टर जरका हो गई, उन्होंने भी वोट्स दिए हैं, उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाएगा? उनको आप गद्दार समझते हैं? मैंने कल रात सिग्नेचर के एज एडिशनल सेक्रेटरी जनरल ऑफ द पार्टी तमाम इन सब शो कॉज नोटिस जाए। और जैन कुरैशी का जब नाम आया, हैरानी हुई कुछ? उनके वालिद आपके नायब चेयरमैन और बड़े लाइन कट जैन गई कुरैशी है। के नाम पे लाइन कट गई। हाँ बिल्कुल जी। अब यही देखना है कि देखिए, देखना ये कि बहुत देर की मेहरबान आते आते, यानी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सफ़ों में ये बात हो रही है कि आप यकसुई के साथ, यानी अगर आप नहीं मानते इस हुकूमत को तो नहीं मानते, फिर ठीक है, आप एक आइन में तरमीम हो रही है, आप उस तरमीम का हिस्सा बन रहे हैं कि ये कर लें, ये शिक डाल दें, मौलाना का ड्राफ्ट हमें मंजूर है, फिर मौलाना के घर बैठक के हम खुद रिपोर्ट करते आ रहे हैं कितना ये। और ऑल्सो दे वर डिपेंडिंग ऑन मौलाना साहब अ लॉट आल्सो, तो फिर वो भी चेंज हो गई चीज। और अब सूरत हाल क्या बनेगी? यानी एक तरफ आपके मेंबर्स भी, उन्होंने भी वोट डाल दिया, बहुत से मेंबर स्टैंड बाय पर थे, उनका क्या होगा? और जैन कुरैशी का भी नाम आ रहा है, सेनेटर जरका का भी नाम आ रहा है, दीगर रहनुमाओं का भी नाम आ रहा है। तो अब ऐसी सूरत हाल में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब की क़यादत, उसमें भी बड़े इख्तलाफात हैं, और अपने 2-3 एहतजाज जो हुए उसमें KPK से आए तो सही वजीर आला KPK, लेकिन आने के बाद वो कहीं इधर उधर से हो गए और KP हाउस चले गए। खैर वो चले, वो डिस्टेंस करते हुए, तय करते हुए पहुंचे, लेकिन पंजाब की क़यादत कहाँ पर है? हमाद अजहर कहते हैं कि मैं निकलूंगा, लेकिन वो कहीं सड़कों पर नजर नहीं आते हैं। दीगर पंजाब की क़यादत कहाँ है वो भी नजर नहीं आ रही, क्योंकि तहरीक चलाने का तो इनका भी प्लान है। बिल्कुल, तहरीक कैसे चलेगी फिर? बिल्कुल। और जो एहतजाज हुए PTI की तरफ से, या वो करना चाहते थे, वो टाइमली सही जुमे को भी आपने देखा एहतजाज था, लेकिन कोई नजर नहीं आया। तो ये फिर देखना होगा। बड़ी एक बार फिर फिरदौस साहब वापस ऑनलाइन आए हैं, उनसे सवाल कर दिया जा। आप जी फिरदौस साहब, ये आपने जैन कुरैशी का नाम जब सामने आया तो कोई हैरानी, कोई परेशानी हुई कि उनको स्टैंड बाय पर रख के गो के उन्होंने एक वीडियो बयान दिया और उन्होंने कहा कि नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं था? तो जरा बताइए इस पर। जी, मेरे ख्याल से जैन कुरैशी साहब हमारे बहुत ही मोहतरम और सीनियर मोस्ट लीडर महमूद कुरैशी साहब के साथ आते हैं। पूरा खानदान PTI के साथ खड़ा हुआ है। उनका नाम आना और उनका रास्ते में खत्म हो जाना मेरे लिए तो भाई से हैरत है, लेकिन पार्टी के असूल के तहत क्योंकि उन्हें हमसे रास्ते में नहीं रहे, मैंने उनको शो कॉज नोटिस इशू किया है।
अच्छा, यानी आपको मालूम है कि वो थे वहां पर, ये तो इस बात पे क्लैरिटी है ना, या फिर अभी आप? देखिए मैंने देखिए अगेन, हमारे यहाँ से जब भी खबरें आएंगी और मीडिया पे चले या किसी और पे चले, की नजर में सब लोग बराबर होते हैं। तो ये सब लोग अब जैन कुरैशी साहब को देना है कि वो वहां मौजूद नहीं थे, इसे के पार्लिमान के अंदर से बयानात आए हैं कि वो थे। हमारे लीडर ऑफ दी अपोजिशन या पार्लिमानी लीडरों में से पैसे भी चले, पैसे भी दिए गए आपके कुछ मेंबर्स को, पैसे भी दिए गए? ये खबर तो यही है और ये कोई नई खबर नहीं है। सब हासिल जरदारी साहब ने माजी में भी सिंध हाउस की पूरी दास्तान मीडिया के सामने है। पाकिस्तान में जो ये रविश इख्तियार की गई है और खासतौर पे आइन के अंदर एक तरमीम लाई गई थी जिससे उनका वोट काउंट नहीं होता। सड़कों पे निकलेंगे आप? फिरदौस साहब, सड़कों पे निकलेंगे? सड़कों पे आप निकलेंगे? सड़कों पे निकलेंगे, स्ट्रीट एहतजाज करेंगे? ये हम बिल्कुल, ये हमारा एहतजाज करना हमारा हक है। हम इस हक को कभी भी गिरफ्त नहीं करेंगे, कभी भी गिव अप नहीं। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी थे, वो कहते हैं एहतजाज कभी भी गिव अप नहीं करेंगे। पैसे की खबर भी उन्होंने कहा कि चलें, और हमने शोकॉज नोटिस दिया कि आपने क्यों किया ऐसा। बिल्कुल जी, एक छोटी सी ब्रेक पे जाएंगे, कहीं मत जाइएगा, वील बी राइट बैक। वेलकम बैक। ये टाइम चेक किसका है? ये मैं कहने वाला था। टाइम चेक फॉर आवर कॉफी एंड टी। आई होप आप लोगों के पास भी आपने अच्छे से पेट भर के नाश्ता किया हो ताकि आने वाली खबरें आप पेट भर के सुन सकें। जी, तो अब चलते हैं जी अपने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की तरफ, जो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में रहते हैं। आज हमारे साथ दिल पाकिस्तान की तरफ है और दिल धड़कता पाकिस्तान के लिए है। जी, तो हमारे साथ मीसम नकवी फाइनेंस कंसल्टेंट है रियाद, और बैरिस्टर शाहिद सुमरो यूके से हमारे साथ ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। वालेकुम सलाम। अच्छा, शाहिद साहब ये बताइए, आप जज भी रह चुके हैं, कानूनदान रह चुके हैं, पाकिस्तान में जो हलचल मच रही है उसके बारे में क्या कहेंगे? जी, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने लाइन पे लिया। जी। पाकिस्तान की सूरत हाल जो है ना, वो जब हम पाकिस्तान में बैठ के देखते थे तो थोड़ी सी हमें कुछ आदत सी हो गई थी इन चीज़ों को देखते, मगर 2-4 सालों से जब हम यहाँ रह रहे हैं और यहाँ का हम कानून देखते हैं और यहाँ की हम सिचुएशन देखते हैं, यहाँ की हम सियासत देखते हैं, सिस्टम एक इंटैक्ट है, सिस्टम देखते हैं, बिल्कुल अजीब ही फीलिंग आती है कि हमारे मुल्क में ये क्या हो रहा है। और जहाँ तक आपके स्पेसिफिक क्वेश्चन जो सियासत में चल रहा है, तो देखें, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ दोस्तों के साथ कि हमें जो है ना, किसी गलत ट्रैक के पीछे हमें लगा दिया गया है, हम बत्ती के पीछे लग गए हैं, तो हम उस चीज़ों से फ्री ही नहीं हो रहे हैं कि हम प्रोग्रेस की सोचें। डेली हमारे साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये मामलात हो रहे हैं, वो मामलात हो रहे हैं, इस चीज़ में फंस गए, उस चीज़ में फंस गए। हमें कोई भी हुकूमतें, वो चाहे पीटीआई की हो, पीएमएलएन की हो या किसी की भी हो, हमें ये बताएं प्रोग्रेस क्या हो रही है। हम जो भी अवाम है, तो मीसम, आप वहाँ बैठ के किस तरह कंट्रीब्यूट कर सकते हैं पाकिस्तान के लिए? देखें, मैं हमेशा सोशल मीडिया के थ्रू और जितने भी कनेक्शंस हैं पाकिस्तान के साथ, मैं हमेशा जी मीसम को भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। रियाद में होते हैं और फाइनेंस के बैग, कॉर्पोरेट लाइफ कैसी है वहाँ पर और पाकिस्तानियों के लिए कितनी अपॉर्चुनिटी है, आप क्या कुछ कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए भी, वहाँ कैसे इस्टेब्लिश है, जरा बताइए आप प्लीज। जी, अभी मैं एज एन एसएपी सीनियर एसएपी कंसल्टेंट, फाइनेंस कंसल्टेंट राइट नाउ वर्किंग इन रियाद, और यहाँ के कॉर्पोरेट कल्चर के हवाले से अगर मैं बात करूँ, सो राइट नाउ आई एम वेरी क्लोजली वर्किंग विद पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। यहाँ पर कॉर्पोरेट कल्चर
इस तरीके से डोमिनेट हो रहा है कि पाकिस्तानियों के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं. इट्स अ वेरी बिग मार्केट गैप राइट नाउ, एंड माई बैकग्राउंड इज़ फ्रॉम IT फाइनेंस. So it's a collaboration between technology and if you can include finance into it. So इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आप टेक्नोलॉजी के पर्सपेक्टिव में, एज दुनिया सराउंडिंग अराउंड द वर्ल्ड विद द टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव, और उसके ऊपर जो आपकी कोर प्रोसेसेस बिजनेस हैं लाइक फाइनेंस, सप्लाई चेन, मैन्युफैक्चरिंग, इसके अंदर जो आपका मार्केट गैप है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ों के अंदर पाकिस्तान से जो लड़के निकल के आ रहे हैं या दुनिया भर से जो लड़के निकल के आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. बिकॉज आपको पता होगा कि अभी सऊदी अरेबिया के अंदर 2030 विजन के हिसाब से बहुत ज़्यादा जॉब्स के हवाले से बहुत ज़्यादा काम हो रहा है यहाँ पर. इट्स अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव. ओलंपिक्स आने वाले हैं 2034 के अंदर, फीफा वर्ल्ड कप अनाउंस कर दिया है. सो इट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी. डिजिटलाइजेशन की तरफ पूरा सऊदीया मूव फॉरवर्ड कर रहा है, पूरा सऊदीया मूव फॉरवर्ड टोटली कर रहा है. डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन. अच्छा, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा शायद हुसैन आप ये कहिएगा, वहाँ पब्लिक सेक्टर की जैसे बात हुई सऊदी अरब की भी, वहाँ पब्लिक सेक्टर को कैसे देखते हैं आप? और रूल ऑफ लॉ की अगर हम बात करें, प्रोसिक्यूशन की खास तौर पे हम बात करें, तो वहाँ कन्विक्शन रेट हमें 95% से ज़्यादा है कि अगर अदालत में के, तो यहाँ प्रोसिक्यूशन की भी तो मसाइल है ना. तो इन दोनों का ज़रा तकाबुल करें, लंदन और पाकिस्तान का, कि क्या चल रहा है वहाँ पर, क्या रिवायत? सर देखें, हुक्मरान जितने भी हैं हमारे पाकिस्तान के, वो मैं देखता हूँ कि हमेशा कहीं ना कहीं रह के आते हैं. जैसे कि नवाज शरीफ साहब हैं या बिलावल साहब हैं, इन्होंने अपनी नवाज शरीफ साहब ने इतने साल सऊदीया में गुजारे हैं, और बिलावल साहब यहाँ की एजुकेशन में कहता हूँ कि ये लोग यहाँ से सीख के वहाँ इम्प्लीमेंट क्यों नहीं करते हैं. रूल ऑफ लॉ की जो बात है, यहाँ मैं सिर्फ, क्योंकि मैं कानूनदान हूँ, तो मुझे मैं सिर्फ कानून की बात करूँ आपके साथ को, तो हमारे कोर्टों में ये लाखों केसेस क्यों पड़े हुए हैं, हमें जो है ना वो उम्रें क्यों लग जाती है. और ये यहाँ मैं 2-3 साल से वकालत कर रहा हूँ सर, 99.99% हम लोग जो है वो कोर्ट की हियरिंग नहीं होती है. वो बिल्कुल लास्ट में, और बिल्कुल हर चीज़ जब हो जाती है और सोलिसिटर्स के थ्रू कम्युनिकेशन हो जाती है, और बीच में जो है ना वो सुलह सफाई वगैरह, ये वो सारी चीज़ें जब हो जाती है, तो आखिर में कोर्ट में केसेस जाते हैं. और हमारे यहाँ जो है ना कोई इस तरह का सिस्टम ही नहीं है. तो मैं कहता हूँ कि ये आप लोग सीख के वहाँ क्यों नहीं अपने मुल्क में ये चीज़ें करते हैं. लोगों को उम्रें क्यों लग जाती है बहुत सारे को, क्योंकि मैं खुद जज रहा हूँ पाकिस्तान में, तो हमारे पास ऐसे ऐसे केसेस आते थे. जैसे मैंने 2016 में ज्वाइन किया, तो मेरे पास 2008 का केस पड़ा हुआ था. जब मैंने देखा, मैंने कहा ये कैसे, मकसद है कि 8 साल से 2008 से 2016 तक कैसे है. फिर हम अखबारें पढ़ते हैं कि जी 20 साल पहले सुप्रीम कोर्ट में ये केस लगा, कि 20 साल पहले उनका इंतकाल हो गया था, अब वो केस लगाए. तो हमारे मुल्क में जो है ना थोड़ी सी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है. और दूसरा, हमारे पास लॉज नहीं है कि हम क्या करते हैं कि हमारे पास 1898 का कानून है, जब यहाँ से अंग्रेज छोड़ के आ गए. और यहाँ इस मुल्क में हम देखते हैं कि इतनी लेजिस्लेशन होती है, इतनी पॉजिटिव लेजिस्लेशन होती है कि हर दूसरे तीसरे में ये अपने प्रोग्रेस में लगे होते हैं कि अब किस तरीके से इम्प्लीमेंट करें, किस तरीके से न्यू लॉज लेके आ जाए. और हमारे पास ये जो छोड़ के गए 1860, 1848, 1848, तो वो पुराने कानून चल रहे हैं. पुराने कानून चल रहे हैं. शायद ये भी बताइएगा, शायद सुमर साहब ये भी बताइएगा कि जहाँ आप हैं लंदन में, लॉ आपने भी वहाँ पढ़ा है, पाकिस्तान में भी लॉ पढ़ाया जाता है. क्या डिफरेंस महसूस करते हैं हमारे लॉ सिलेबस में और उनके लॉ के सिलेबस में? क्या डिफरेंस नज़र आता है आपको वाज़े तौर पे? देखिए, मैंने आपको अर्ज़ किया ना कि यहाँ जो लॉ पढ़ाया जाता है वो जदीद ज़माने के साथ उनका मैच होता है, और वो अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टेंसेस देख के जो है ना वो न्यू लॉज बनाते हैं और वो हमें पढ़ाते हैं. और वहाँ पाकिस्तान में ऐसा कोई सिलेबस, वही जो पुरानी एक कल्चर चल रहा है कि भाई ये आपको ये सब्जेक्ट होगा, ये सब्जेक्ट होगा, वो सब्जेक्ट होगा. और यहाँ तक कि मैं आपको इतना बता दूँ कि जितने हमारे, मिसाल में अगर अपनी फील्ड की बात करूँ, तो हमारे पास तकरीबन 70 से ज़्यादा % जो है ना वो हमारे वकालत में वो कानून पढ़ाए ही नहीं जाते हैं जो हमें वकालत में काम आ सकते हैं. जी. तो ये बड़ा डिफरेंस है. वो थोड़ा सा जी. अच्छा मीर साहब, आप बताइए, कोई पैगाम देना चाहेंगे पाकिस्तानियों को? किस तरह आप अपने वतन के लिए कोई खिदमत सर अंजाम दे सकते हैं या दे रहे हैं, उससे मुताल्लिक कहिए कुछ. देखिए, वो शायर ने बड़ा खूब कहा था कि दिल उसको दिया था तो वही उसमें रहेगा, हम लोग अमानत में खयानत नहीं करते. तो आप पाकिस्तान से एक जगह मूव करके कहीं आए फॉर द बेटरमेंट ऑफ पाकिस्तान, फॉर द स्टेट ऑफ पाकिस्तान, लेकिन दिल में अभी भी पाकिस्तानी है.
और उसी के लिए खिदमत अंजाम दे रहे हैं यहाँ पर। बात बस मैं ये कहूँगा कि जब आप कहीं बाहर मूव फॉरवर्ड करते हैं तो आप दुनिया को एक अलग पर्सपेक्टिव से देखते हैं, बिकॉज आप ग्रास रूट लेवल के ऊपर काम कर रहे होते हैं। और यहाँ पर अगर मैं अपने पर्सपेक्टिव और कॉर्पोरेट लाइफ के हवाले से बताऊँ तो एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ के अंदर काम हो रहा है, न्यू टेक्नोलॉजीज़ के अंदर काम हो रहा है। इसी बनिस्बत अगर पाकिस्तान में जाकर देखें तो पाकिस्तान में बहुत बड़ा गैप है। तो इसी चीज़ को इनिशिएट करने के लिए जिस तरह की हमारी बिल्कुल आपने company बड़ी है, right now it's इंपॉर्टेंट like- बात की कि चाहे वो टेक्नोलॉजी, आईटी का मैदान हो, बिल्कुल। टेक्नोलॉजी की बात हो या फिर कानून की बात हो, लेटेस्ट जो निज़ाम है उसकी तरफ आपने बढ़ना चाहिए। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर शाहिद हुसैन सुमरो हमारे साथ हैं लंदन से, और सैयद मीसम नकवी हमारे साथ सऊदी अरब से थे। और बड़ी अच्छी बात की शाहिद हुसैन सुमरो ने कि देखिए बायोलॉजिकल बॉडी इस तरह की है कि इवॉल्व होती रहती है, कवानीन को बदलते रहना चाहिए, हालात और वाक़यात के तनाजुर में उनके तकाज़ों के मुताबिक बिल्कुल अपग्रेड अपग्रेड वो होना नहीं हो रहा है। चाहिए। अब वो नहीं हो रहा और बड़ी इन्होंने अहम बात की कि उसको चेंज करना बहुत ज़रूरी है, अप टू डेट लाना ज़रूरी है। अब कुछ बात करते हैं लाहौर के स्मॉग की। जी तो नाजरीन, स्मॉग पर एक रिपोर्ट है बिल्कुल। और देखिए स्मॉग, सर्दी आई नहीं है और स्मॉग आ गई है, और लाहौर का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसमें अच्छा 2-3 चीज़ें हैं हमारे, हम नंबर 1, 2, 3 पे रहते हैं। बिल्कुल, लेकिन इस वक्त नंबर 1 पे है। एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब होने की लिस्ट में नंबर 1, 2, 3 पे इस वक्त नंबर तो 1 एक पे है। एक छोटा सा पैकेज है, वो देखते हैं, फिर इस पे मजीद गुफ्तगू करते हैं। लाहौर में सर्दी न आई लेकिन स्मोग छा गई। बागों का शहर आलूदगी के एतबार से दुनिया में पहले नंबर पर। शहर में स्मोग की औसत शरह 410 रिकॉर्ड की गई। स्मोग के रोकथाम के लिए हुकूमत पंजाब के तमाम दावे धरे के धरे रह गए। माहिरीन के मुताबिक एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 तक इंसानी सेहत के लिए खतरनाक है। शहरियों में आंखों की जलन और गले में खराश की शिकायत बढ़ने लगी। माहिरीन का कहना है कि मास्क और आंखों के लिए ऐनक इस्तेमाल करें। लाहौर की इंतजामिया ने मसनूई बारिश की तैयारियां शुरू कर दी हैं। ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक मसनूई बारिश पर 35 करोड़ रुपए खर्च आएगा। मसनूई बारिश के लिए महकमा माहौलियात और मौसमियात किरदार अदा करेंगे। जी मसनूई बारिश, ये टेम्परेरी इकदाम होते हैं, लेकिन आपको लॉन्ग टर्म बेसिस पे इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। और देखें ये बड़ी तशवीशनाक बात है कि 200 अगर पर्टिकुलेट मैटर्स है तादाद, तो वो इंसानी सेहत के लिए खतरनाक है। तो यहाँ पर 410 रिकॉर्ड की गई है, तो क्या हाल होगा। और अभी तो सर्दियाँ आ रही हैं, और सर्दियाँ आ रही है, और हम देखते हैं पंजाब इज अ ह्यूज सेक्टर, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को जलाया भी जाता है। फसलों की बाकियात फसलों की- जलाने का बिल्कुल एक मसला है। फिर आप देखें ईंटों के भट्टों का मामला है जिस पर इंडियन पंजाब से भी, तो ये एक बड़ा देरीना मसला बनता जा रहा है। और पंजाब में खासतौर पर ये अटैक देखिए आप, ये हम इस वक्त Visuals मनाज़िर हमें दिखा नजर आ visuals रहे हैं। नजर आ रहे हैं हमें। और अक्सर ऐसे टाइम पे मैं भी लाहौर में था, हम avoid करते हैं एयरपोर्ट traffic। जाना मुश्किल हो गया था, बिल्कुल। इतनी स्मॉग थी। और बहुत खतरनाक है, हाईवे पे लोग गाड़ियाँ चला रहे होते हैं, बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं सुबह। सो इस पे बहुत एक नज़र बिल्कुल। रखने की जरूरत है। माहौलियात तो देखें ना, दुनिया भर में अब टॉप प्रायोरिटी लिस्ट पर है। जहाँ जहाँ ये जो बड़े बड़े फोरम्स बने हुए हैं, इसमें अगर माहौलियात नहीं था एक इशू, तो उसको शामिल किया गया है ताकि इस पर बात हो और पूरे तमाम मुल्क जो है और कोई और हिकमत अमली और बने। हम हमेशा ये स्टांस रखते हैं कि ऑल्दो हमारे पास उस सतह की फैक्ट्रीज नहीं है जो एयर क्वालिटी को ख़राब करें या पोल्यूशन में ऐड करें, लेकिन अगर पड़ोसी मुल्कों से भी आ रही है ये पोल्यूशन, तो उसका कोई ना कोई तो हल हमें ढूंढना पड़ेगा। बिल्कुल। और देखिए सेहत के मसाइल है, लोगों को सांस लेने में दुश्वारी का सामना है, खांसी है, नज़ला है, ज़ुकाम है, ये तमाम इन्हीं मामलात से ये इंटरलिंक्ड हैं। तो इसको लेकर पंजाब हुकूमत को इक़दाम करने चाहिए। और वो कहते हैं ना कि लॉज बनाना, कवानीन बनाना एक स्टेप है, कवानीन पर अमल दरामद करना बहुत ज़रूरी है। और पिछले दिनों में हमने देखा, पिछली जो सर्दियाँ गुजरी थी उसमें काफ़ी ज़्यादा कार्रवाई भी हुई कि ईंटों के भट्टे जो हैं इस वक्त उनको बंद किया जा रहा है, लेकिन वो बंद होते हैं फिर खुल जाते हैं, फिर फसलों की बाकियात जलाने पर होते देखी, लेकिन उसका कोई असर नहीं पड़ा है। तो ओवरऑल क्या सिचुएशन है, इसको चेंज करने की जरूरत है। कराची में भी हम देख रहे हैं माहौलियाती आलूदगी बहुत ज़्यादा, और कराची भी इससे बिल्कुल इस वक्त इसी पे बात हमारे साथ करने के लिए जहांगीर अनवर, सेक्रेटरी माहौलियात पंजाब, ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम अनवर साहब, ये बताइए कि इस बार स्मॉग क्या वक्त से पहले आ गया है? बिकॉज अक्टूबर में हम हैं और अक्टूबर सितंबर ये सारे जो दिसंबर जनवरी तो अभी तो मतलब अभी बहुत टाइम है, तो क्या ये स्मॉग पहले से आ गई है और क्यों आई है, इसकी वजूहत क्या होंगी?
हाँ जी, एक तो मैं बता दूं स्मॉग है क्या, बेसिकली स्मोक, धुआं और फॉग को मिक्स करें तो ये स्मॉग बनती है। अनफॉर्चुनेटली पिछले 8-9 साल से लाहौर में ये फिनोमेना हम फेस कर रहे हैं। और आप ये देखें कि पिछले साल से इस साल गाड़ियों की तादाद बढ़ी, पॉपुलेशन बढ़ी। आपने जिस तरह हमने खिलवाड़ किया हुआ है अपने मौसम के साथ, उसकी में मजीद इजाफा हुआ। फॉर इंस्टेंस मैं कोट करता हूँ, लाहौर शहर में 4.5 मिलियन मोटर बाइक्स हैं और हर रोज 1800 बाइक्स ऐड हो रही हैं डेली बेसिस पे। ये एक्साइज का रैकेट जो हमारा जो नंबर प्लेट्स देता है वो उसने डाटा दिया हुआ है। 1.3 मिलियन गाड़ियां हैं, कार, व्हीकल, जो 3 व्हीलर्स और ये ट्रक्स और बसेस और वैन्स। इसके अलावा 1200 भट्टे हैं लाहौर के सराउंडिंग में, 6800 इंडस्ट्री है। देखिए जैसे जैसे ये चीज़ें और स्टबल बर्निंग का, जैसे आपको पता है कि इस साल अल्हम्दुलिल्लाह 10% ज्यादा चावल काश्त हुआ है 6.6 मिलियन एकड़ पे, और उसकी भी जो स्टबल बर्निंग है, जो उसकी रेजिड्यू क्रॉप की होती है, उसको जलाया जा रहा होता है। मैं पॉइंट ये बना रहा हूँ कि पिछले साल से इस साल जितना भी प्रेशर है एनवायरनमेंट को बढ़ा है और जितनी भी स्मोक एमिशन हुई है वो बढ़ी है, लेकिन हम गवर्नमेंट भी अपने लेवल पे पूरे काम कर रही है। हमने भी इस साल पिछले साल के निस्बत 2 काम किए। एक तो स्ट्रेटेजिक था, गवर्नमेंट ने इस दफा होल गवर्नमेंट अप्रोच के साथ ट्रांसपोर्ट, एग्रीकल्चर, एनर्जी, लोकल गवर्नमेंट, इन सारे डिपार्टमेंट्स को मोबिलाइज किया, क्योंकि हमें पता था और हमें पता है कि चैलेंज बढ़ता जा रहा है। क्योंकि जब एक दफा, लेकिन सर देखिए इसमें हमें जो है ना ये है कि आपने सारी निशानदेही की है इन मसाइल की, ये सारे लॉन्ग टर्म बेसिस पे हल करने के मसाइल हैं, तो शॉर्ट टर्म बेसिस पे इसका मतलब कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि आपकी जो स्मॉग एक्शन प्लान है उसके नतायज सामने नहीं आ रहे, तो कैसे होगा फिर? ये भुगतना पड़ेगी यानी शहरियों को इस सर्दी भी, ये स्मॉग। जी बिल्कुल, देखिए जब आप पूरी दुनिया, क्लाइमेट चेंज पूरी दुनिया का चैलेंज है। पाकिस्तान, पूरी दुनिया में 70 लाख लोग सालाना क्लाइमेट की आलूदगी की वजह से मरते हैं। पाकिस्तान में 2.5 लाख लोग मरते हैं साल में। ये कोई क्विक फिक्सेस के साथ चीजें नहीं होंगी, हमें अपना लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा कि जितनी बाइक्स हैं, जितनी गाड़ियां ये स्मोक एमिट कर रही हैं, हमें इनको फिक्स करना पड़ेगा। ये पूरी होल गवर्नमेंट अप्रोच के साथ सिटीजन्स को अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। गवर्नमेंट खुद कुछ नहीं कर सकती, गवर्नमेंट इन्फोर्स कर रही है। मैंने जैसे कहा 500 भट्टे हमने गिराए हैं, डिमोलिश किए हैं हमने। कोई नहीं तो अगर हम ये जहांगीर साहब ये कहें कि 75 सालों में गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, सूरत-ए-हाल इस नैच पर पहुंच गई है, अब आप कह रहे हैं लॉन्ग टर्म बेसिस पे कुछ करना पड़ेगा, गलत होगा? मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा। दिस कुड बी योर पर्सपेक्टिव। मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि जब आप 250 मिलियन लोगों के साथ रह रहे होंगे तो ये मसाइल आएंगे, हम अकेले नहीं हैं। अब इस वक्त चाइना ने इसको रिवर्स किया, चाइना से ज्यादा चले, हमने तो कुछ नहीं किया होगा, चाइना ने तो कुछ किया होगा। उन्होंने रिसेंटली 15 साल इसको भुगत के उन्होंने $400 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करके इस स्मोक को फाइट बैक किया, और अब वो एक सक्सेस स्टोरी है। लंदन में ये 60s में पूरा लंदन जो था उसमें उसको ग्रे वेदर इसीलिए कहा जाता है कि उसकी पूरा वो था। मैं ये कहना चाह रहा हूँ दुनिया इसको साथ लड़ती आई है, हम भी लड़े हैं इंशाल्लाह सर, तो इसमें कोई मायूसी वाली बात नहीं है। जी इतने सारे डॉलर्स हम कहाँ से लाएंगे इस मसले को हल करने के लिए? और अगर ये राइट, और अगर ये प्लान है, यही बताना चाह रहा हूँ जी, मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि जब डॉलर्स नहीं होंगे तो हम सबको मिलके काम करना होगा। मीडिया को, लोगों को बताना होगा कि अपनी गेट योर बाइक फिक्स। स्मोक एमिशन जो है बाइक में से निकल रही है वो आपने खुद ठीक करवानी है। ठीक है सर। अच्छा ये बताइएगा सर कि जो मसनूई बारिश का इम्कान है वो, उसके बारे में कुछ बताइए, वो कब होगी, उससे क्या फर्क पड़ेगा? मैम बिल्कुल आप ठीक, हमने माशाल्लाह तैयारी की हुई अपनी जो है ना, जो आर्टिफिशियल रेन की है। आर्टिफिशियल रेन के लिए भी ना आपको एक कंड्यूसिव क्लाइमेट चाहिए होता है, जिसमें अगर आप ये मैं समझा सकूं कि जो क्लाउड्स हैं उस, अगर हम क्लाउड को 8 हिस्सों में तकसीम करें तो 5 ऑक्टा हमें चाहिए होगा जी उसके अंदर, कि 5 लेवल का क्लाउड होना चाहिए, उसमें ह्यूमिडिटी का लेवल है। हमारी तैयारी मौजूद है, हमने अपने रिसोर्सेज, हमारे पास इस वक्त जो डिफेंस के तहकीकाती इदारे हैं, आर्म फोर्सेस के, हमारी अपनी सिविल एविएशन, हमारी स्पार्को, हम सारे लोगों ने पूरी तैयारी की हुई है। वो अगर हमें जो ही कंड्यूसिव वेदर नजर आएगा हम इंशाल्लाह उस पर भी जाएंगे। उसके बावजूद मैं कह रहा हूँ कि हम वी आर नॉट गिविंग अप। हमारे एक्शन इतने, आपने बिल्कुल ठीक पॉइंट आउट किया कि हमारा जो स्मॉग एक्शन प्लान है और हम डेली बेसिस पे काइनेटिक ऑपरेशंस कर रहे हैं। हमने इस दफा तारीख की सबसे बड़ी मीडिया कैंपेन शुरू की हुई है। उम्मीद है सर जो आप इकदाम कर रहे हैं वो लोगों के लिए कुछ रिलीफ का बाइस बने। जहांगीर अनवर साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया, और सर आपने वक्त दिया।
देखिए पॉइंट हमारा यही था कि वॉर फुटिंग्स पे जब चीजें आपको करने की जरूरत पड़ती है, इसका मतलब है कि पहले आपने होमवर्क नहीं किया है। नहीं किया। ये बिल्कुल इसी तरह है कि अगर आपका पेपर कल है और एट द 11th आवर बच्चा पढ़ना शुरू कर दे तो कितने मसले मसाइल होंगे। तो पूरे साल अगर आपकी तैयारी नहीं होगी तो फिर और 1960 की उन्होंने मिसाल दी है कि वहाँ 1960 में हो चुका है और वो उससे निकल और हम देखते हैं कि बहुत सारे कर्जे हम ले रहे हैं, तो इन चीजों पे के लिए क्यों नहीं इस्तेमाल किए जाते। जी भाई अब एक छोटी सी ब्रेक है और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे। आप लोगों ने सुना होगा पैसों का एटीएम है, लेकिन फूड का एटीएम क्या है ये हम पता करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। हमारे साथ वेलकम बैक नाजरीन। घुमा देखिए, चुका हूं। जो एटीएम जिसकी आप बात कर रहे हो उससे पैसे निकलते हैं, पैसे निकल वही कह रहा हूं मैं। लेकिन जो एटीएम हम जिसकी बात करने जा रहे हैं अच्छा। उससे खाना निकलता है। अच्छा। तो ये फूड एटीएम है क्या चीज, एक छोटा सा पैकेज देखते हैं, फिर इनकी फाउंडर से बात करते हैं। खिदमत खल्क के जज्बे से सरशार इस्लामाबाद के तुलबा का प्रोजेक्ट सस्ता और मयारी खाना सिर्फ 100 रुपए में। कहते हैं इंसानियत की खिदमत का जज्बा ही इंसान को अशरफुल मखलूकात के दर्जे पर फाइज करता है। इस बात को सच साबित किया है इस्लामाबाद की होनहार तालबा तहरीम जकी ने, जो एक ऐसा अनोखा फलाही प्रोजेक्ट सामने लेकर आई हैं जिससे हजारों सफेद पोश अफराद बाइज्जत तौर पर पेट भरकर खाना खा सकते हैं। इस्लामाबाद की सड़कों पर आजकल चलते फिरते फूड एटीएम की धूम है, जो सिर्फ 100 रुपए में एक वक्त का मजेदार खाना फराहम करते हैं। यकीन नहीं आता ना कि एक लाल नोट और एक वक्त का बेहतरीन खाना, लेकिन तहरीम के जज्बे खिदमत ने इस अनहोनी को होनी में बदल डाला है। तहरीम जकी के साथ उनके दोस्तों की भी काविशें शामिल हैं, जो फूड एटीएम के जरिए लोगों की मदद में मसरूफ हैं। तलबा की टीम दीगर शहरों में भी फूड एटीएम शुरू करने का इरादा रखती है। उम्मीद करते हैं कि इस्लामाबाद की तरह मुल्क भर के तुलबा के दिल में मदद और हमदर्दी के जज्बात पैदा हों और मुल्क का कोई शहर भूखा ना सोए। क्या बात है, क्या बात है। वो कहते हैं ना कि जज्बा हो तो फिर कोई मुश्किल सब मुमकिन है। सब मुमकिन। बिल्कुल जी। तहरीम जकी फाउंडर फूड एटीएम इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम तहरीम, आपने तो जन्नत में अपना घर बना ही लिया है, लेकिन ये बताइए ये आइडिया कहाँ से आया? थैंक यू सो वेरी मच फॉर हैविंग मी। आइडिया मैं आपको बताऊं, जो हमारे माशरे के अंडर प्रिविलेज लोग हैं उन्हीं को देखकर मुझे ये एहसास हुआ है। मैं हर रोज़ जब यूनिवर्सिटी जाती हूँ ना, वहाँ पे एक चौक है, वहाँ पे जो डेली वेजर्स बैठे होते हैं, उनको देखकर एहसास होता है कि ये लोग हैं जो डिज़र्व करते हैं, और जब हम कुछ कर सकते हैं तो वाई शुड नॉट। तो उसके अलावा हम लोग रमज़ान में दस्तरखान लगाते थे, तो तब मुझे एक चीज़ का एहसास हुआ कि जो हमारे माशरे में ब्लू कॉलर लोग हैं ना, वो कभी भी उन दस्तरखानों पे बैठ के खाना नहीं खाएंगे फ्री में, ताकि उनकी इज्जत नफ्स मजरूह ना हो, ताकि उनका जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो हर्ट ना हो। तो इस सोच को मैंने नज़र में रखते हुए मैंने कहा कि we should help them, और ये फूड एटीएम का आगाज़ हुआ। तहरीम ये बताइए कि आपके इस फूड एटीएम में यानी कहाँ कहाँ आपकी वैन्स खड़ी होती हैं और मेन्यू क्या होता है? 100 रुपए में क्या देते हैं आप? रोजाना चेंज करते हैं मेन्यू? अभी जो स्टार्टिंग है वो हमने ब्लू एरिया से किया है। ब्लू एरिया में हमारे 2 पॉइंट्स हैं जहाँ पे हमारी वैन खड़ी होती है, 40-40 मिनट्स खड़ी होती है, एक विजिटर ट्रेवल्स के सामने और एक बीवेल हॉस्पिटल के सामने। उसके अलावा हर दिन का जो हमारा मेन्यू है वो डिफरेंट है। मंडे टू फ्राइडे 5 दिन है, तो मंडे को लेट्स से कि मिक्स सब्जी होती है, साथ खीर होती है, और ये जितना भी खाना है सिर्फ हम लोग 100 रुपए में देते हैं। तो ये बताएं, और फिलहाल अभी यही 2 लोकेशन है इस्लामाबाद में। तहरीम ये बताएं, महंगाई का इतना दौर है, आप किस तरह बैलेंस करती हैं बेहतरीन क्वालिटी ऑफ खाना वर्सेस जो पैसे लोग दे रहे हैं? 100 रुपए में तो आजकल दुआएं नहीं मिलती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए हम लोगों का ये है कि अभी फ़िलहाल मैनेज करना है किसी भी तरह से। 100 रुपये भी हम सिर्फ इसलिए लेते हैं कि जो हम लोग प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं, जो भी इंग्रेडिएंट्स यूज़ हो रहे हैं, वो रिसाइकल होकर दोबारा यहीं पे लगे फूड एटीएम में। क्वालिटी मेंटेन करनी होती है और इसलिए हम लोग 100 रुपये ले रहे हैं, वरना अदरवाइज अभी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है। बिल्कुल देखिए, बिल्कुल नहीं हो रही, अल्लाह मैनेज हो रहा है। इसमें मजीद इजाफा करे, हमारी तो दुआ ये है। 100 रुपये में बिल्कुल आपने सही कहा कि वो एक्सपेंस भी नहीं हो पाते होंगे,
तो आप मुखैर हजरात आपके साथ ऐसे है। जी आपको फंडिंग भी कर रहे हैं, मुखैर हजरात दे रहे हैं पैसे, और क्या कहते हैं वो, उनका जज्बा कैसा देखती हैं आप जब लोग आते हैं आपके पास? मैं आपको एक बात बताऊं, फिलहाल हम लोग डोनेशंस नहीं लेते। सेल्फ फंडेड ऑर्गेनाइजेशन है रक्षंदा मेमोरियल, और रक्षंदा मेमोरियल का ही ये एक प्रोजेक्ट है। तो फिलहाल तो हम लोग भी खुद से भी लगाया है, और ये जो 100 रुपये ले रहे हैं, इसी लेकिन को आप दोबारा चाहेंगे recycle कि करके लोग दे रहे हैं। चैरिटी लेकिन दें इंशाल्लाह- आपको? आप चाहेंगे ये? बिल्कुल ऐसा है इंशाल्लाह। इन फ्यूचर हम लोगों का प्लान है, क्योंकि हम लोगों ने और जगहों पे इसको एक्सपेंड करना है, तो जाहिर है तब हमें सपोर्ट की अच्छा जरूरत तहरीम, ये बताइएगा कि आपकी टीम में कितने लोग हैं? और भी तलबा आपके साथ नज़र आई हैं हमारी फुटेज में, तो आपकी टीम में कितने लोग टोटल शामिल हैं? हम लोग 9 टीम मेंबर्स हैं, उसके अलावा वॉलंटियर्स की टीम है जो मदद करती है। हम लोग वैसे तो कुक हायर किया हुआ जो खाना पकाता है, लेकिन पैकेजिंग वगैरह में, इन सब चीज़ों में वॉलंटियर्स और टीम का हाथ बहुत पड़ा है। बिल्कुल तहरीम, हम विश करते हैं आपको बेस्ट ऑफ लक, और हम कोशिश करते हैं कि हमारे प्लेटफॉर्म के so much. ज़रिए आपको डोनर्स भी मिले। शुक्रिया बहुत बहुत, आप ये बहुत नेकी का काम कर, ट्रूली एन लोगों तक इंस्पिरेशन दो वक्त की रोटी टू ऑल ऑफ पहुंचाना अस। एक बड़ी बात है इस दौर में जब बड़े मसाइल से लोग बिल्कुल। एक छोटी सी ब्रेक पे जाएंगे। ब्रेक पे आने के बाद हम बात करेंगे जी प्रेगनेंसी में क्या खाना चाहिए और ज़्यादा ज़रूरी क्या नहीं खाना चाहिए। तो एक छोटी सी ब्रेक, विल बी राइट हमारे साथ। वेलकम बैक। शो के आखिरी सेगमेंट में बहुत ही कम वक्त रह गया है, हम बात करेंगे कुछ सेहत से जुड़े मसाइल की वेलनेस वेडनेसडे में। जी तो नाजरीन, बहुत अहम टाइम होता है एक ख़ातून की ज़िंदगी में जब वो हामला होती हैं, यानी जब वो प्रेग्नेंट होती हैं। तो प्रेगनेंसी में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, इस पे बात करेंगे हम। हमें ज्वाइन किया है फरीहा जे, डाइटिशियन है लंदन से, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम फरीहा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि व्हाट आर द थिंग्स दैट वी शुड नॉट ईट। एक अच्छा, हमारे पास सॉरी जी एक पैकेज है, पहले फरीहा आप हमारे साथ पैकेज देखें, फिर हम आपसे सवाल भी करेंगे। एक औरत के लिए हमल का ठहरना खुशी और उम्मीद का वक्त होता है। ऐसे में रोजमर्रा की जिंदगी के मामूलात उसी रफ्तार से चल रहे होते हैं, लेकिन बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो प्रेग्नेंट खवातीन हमल के दौरान नहीं कर सकती। इसलिए रोजमर्रा जिंदगी में चंद तब्दीलियां करने की जरूरत होती है ताकि बच्चे और माँ की सेहत पर किसी भी तरह से समझौता ना हो। हमल के पहले 4 महीने नाजुक बताए जाते हैं। इस दौरान खास एहतियात बरतने की ताकीद की जाती है, क्योंकि इस दौरान हमल जाया होने के इम्कानात भी बहुत ज्यादा होते हैं। हमल के दौरान फिट रहने के लिए खुराक और वर्जिश किस किस्म की होनी चाहिए, इस बारे में खवातीन को मुफ्त मशवरे मिलते रहते हैं, लेकिन क्या वो सब मशवरे काबिल अमल और फायदेमंद हैं? और प्रेगनेंसी के दौरान कौन सी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल फायदा या नुकसान का बाइस बन सकता है, ये सब और बहुत कुछ आज हम जानेंगे राइज एंड शाइन में माहिरीन से। जी फरिया, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले ये बताइएगा कि प्रेगनेंसी में द फूड्स दैट वी शुड अवॉइड परमानेंटली। थैंक यू सरवत फॉर हैविंग मी, बहुत शुक्रिया। बात ये है कि अभी इन क्लिप में भी बताया गया कि बातें तो बहुत होती हैं कि ये मत खाओ, ये खाओ, वो खाओ, लेकिन क्या आर द एविडेंस बेस्ड? तो बहुत ज़रूरी है कि हम जैसे लोग डाइटिशियंस वगैरह लोगों को इस बारे में हम बता सकें। सबसे पहली बात तो ये है कि एक हेल्थी डाइट होनी चाहिए। रोटी, चावल, चिकन, मटन, दाल, फ्रूट, सब्जी, ये सब खाना चाहिए। लेकिन जो नहीं खाना चाहिए 2-3 चीज़ें हैं। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी कलेजी की। कलेजी हमारे यहाँ, क्योंकि औरतें अक्सर आयरन में डेफिशिएंट होती हैं, तो अक्सर हमारे यहाँ हमारी माएँ बहनें, और वो हमारा भला ही चाहती हैं, ऐसा नहीं है, वो हमें कलेजी देती हैं प्रेगनेंसी में ताकि आपके खून बढ़े। हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बिल्कुल हमें कलेजी नहीं खानी चाहिए, और उसकी वजह यह है कि कलेजी में बहुत ज़्यादा एक किस्म का विटामिन होता है विच इज़ कॉल्ड रेटिनॉल, उसको रेटिनॉल कहा जाता है।
और वो अगर ज़्यादा हमारी बॉडी को मिले, औरतों की बॉडी को मिले, तो वो फ़ायदे के बजाय नुकसान दे सकता है। प्री बच्चोर बर्थ हो सकती है, कंजेनिटल malformations हो सकती हैं, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ हो सकती हैं, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं बेबी के लिए, और मिसकैरेज भी हो सकता है। तो अच्छा, फिर इसमें ये प्रॉब्लम होती है, कहते हैं विटामिन ए, रेटिनॉल इज़ वेरी गुड, वो तो बहुत अच्छा है, खाना चाहिए। बात ये कि विटामिन ए की 2 किस्में हैं। एक है रेटिनॉल, जो कि आपको दबा के रुक के खाना चाहिए, प्रेगनेंसी में नहीं खाना चाहिए। और दूसरा है जो कि कैरेटीन की सूरत में होता है, जो कि आपको हरी हरी सब्जियों में मिलेगा, गाजरों में मिलेगा, ऑरेंज और येलो सब्जियों में मिलेगा, और ग्रीन हरे पत्तों में मिलेगा। वो आप खाएं और ये ना खाएं, तो इधर डिफरेंशिएट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विटामिन ए ज़रूरी है एक प्रेग्नेंट औरत के लिए, क्योंकि वो बच्चे के हार्ट, लंग्स और किडनीज को बनाता है। तो बहुत ज़रूरी है कि लिवर से दूर रखा जाए। सुशी और पपाया भी कहते हैं, कच्ची मछली या मछली और पपाया जो फ्रूट है उससे दूर रहा जाए, क्या इसमें सच्चाई है? फिश का ये है कि अगर आप कच्ची मछली खाएंगे तो देयर आर सो मेनी बैक्टीरिया वगैरह आपको मिलते हैं। इसी तरह मैं अंडे की बात करूंगी। अब अंडा और खवातीन खाती हैं प्रेगनेंसी में, और दोबारा से ये प्रेस करूंगी इस बात पे कि खाना चाहिए, लेकिन अंडे का जो योक है वो पका के खाएं, पूरा पका के खाएं, वो कच्चा मत खाएं। क्योंकि अगर हम फ्राइड अंडा खाते हैं तो हम जर्दी थोड़ी सी हल्की छोड़ देते हैं ना, ताकि वो सॉफ्ट रहे, उसका योक वो ना हो, उसको पकाएं। क्यों? क्योंकि उसमें सैल्मोनेला होता है, और सैल्मोनेला आपको फूड पॉइजनिंग दे सकता है, और लेकिन आप बहुत बीमार हो सकते हैं उसकी वजह से। तो ये कुछ बातें हैं, जैसे अंडे की बात हो गई, ये कलेजी की बात होगी। कैफीन का इस्तेमाल वो कम करना चाहिए। गाइडेंस ये है कि 200 मिलीग्राम्स ऑफ कैफीन आप दिन में ले सकते हैं प्रेगनेंसी में। काफी कंफ्यूजन रहती है कि वो कितना होता है, तो एक चाय की प्याली में अराउंड 70, डिपेंड, चाय की क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है, लेकिन अराउंड 70 to 80 मिलीग्राम्स होता है चाय में कैफीन। तो अब आप सोच लें, चॉकलेट भी खाइए, और अगर आपने कोई So it has to be a measurable caffeine content. बिल्कुल ठीक है। अच्छा फरिया, ये बताइए कि कितना एक्टिव रहना चाहिए? A lot of times जब पहली बार कोई हामला होता है तो उसको क्या कहा जाता है, भाई आप रेस्ट करें, आप लेटें, आप बिस्तर से नहीं उठे। But how important is it for a pregnant lady to be active? Until what month? सरवत, शुरू से लेके एंड तक, फर्स्ट मंथ से पहले ट्राइमेस्टर से लास्ट ट्राइमेस्टर तक भी हम सब औरतों को, खवातीन को एक्टिव रहना चाहिए। हमारे यहाँ बिस्तर पे ऊपर चढ़ा देते, हिलो मत, जुलो मत, वो और बीमारियों का बायस बनता है। हर टाइम एक्टिव रहना चाहिए। एक्टिव इन द सेंस, मैं ये नहीं कह रही कि बड़ी बड़ी छलांगे लगाएं, जिम जाएं, बिल्कुल इसका ये मतलब नहीं है। अच्छा, मर्दों की भी जरा मैं पार्टिसिपेशन कर दूं। एक प्रेग्नेंट खातून को कितनी ज्यादा जरूरत होती है अपने लाइफ पार्टनर की, और उनकी सपोर्ट की, इमोशनल सपोर्ट की कितनी जरूरत होती है, ये भी जरा हाईलाइट कीजिए यहाँ पर। ऑफ कोर्स, क्यों जरूरत नहीं होती? ये एक ऐसा टाइम होता है कि खातून, एक औरत, उसको सिर्फ खाने की जरूरत नहीं होती कि हम कहते हैं ये भी खाओ बेटा, वो भी खाओ, ये भी खाओ, स्पाउस भी कहता है आपका। आपको एक इमोशनल सपोर्ट की भी ज़रूरत होती है, बिकॉज आपकी बॉडी में इस वक्त इतने हार्मोनल चेंजेस आ रहे होते हैं औरतों की, कि वो सपोर्ट चाहती हैं, वो हिम्मत चाहती हैं, क्योंकि अगर वो इमोशनल होती हैं तो ज़रूरी नहीं कि वो उनके हाथ में होता है। दिस इज़ व्हाट द हार्मोन्स आर डूइंग टू देम। तो अगर आपका हस्बैंड, आप अगर जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं, आपकी फैमिली आपको सपोर्ट नहीं करती, तो दैट कैन हैव एन इफेक्ट ऑन द बेबी एज वेल। राइट। अच्छा, देयर इज अ मिथ फरिया के हील्स नहीं पहननी चाहिए प्रेग्नेंट खवातीन को। इज दैट, उसमें कोई सच्चाई है? इज दैट ट्रू? दिस इज वेरी पर्सनल सरबत। कुछ खवातीन ठीक रहती हैं, पहनती हैं, दे फिट एंड वेल। अगर आप समझती हैं कि आप कंफर्टेबल नहीं हैं, अगर आप हेल्थी नहीं हैं, मेरा ये कहना होगा कि ड्यूरिंग योर प्रेगनेंसी, हर औरत की प्रेगनेंसी दूसरी औरत से डिफरेंट होती है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो कॉन्स्टेंटली अपने हेल्थ केयर प्रोफेशनल, अपने गायनेकोलॉजिस्ट से राब्ते में रहे। राइट। क्या चीज़ें पढ़नी चाहिए? I mean, there's postpartum depression, which is such a huge part of a woman's life. और किसी को होता है और किसी को नहीं होता, तो क्या उनकी उसके बारे में पढ़ना चाहिए पहले while you're pregnant? पढ़ना यानी आप कह रही हैं कि उसके बारे में रीडिंग करनी चाहिए, रिसर्च करनी चाहिए। सब औरतों को
करनी चाहिए, सब औरतों को रिसर्च करनी चाहिए। देखिए ये एक बहुत ही नेचुरल प्रोसेस है। मैं सब औरतों से कहूंगी कि अपने आप को प्रिपेयर करें। प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है, रिसर्च करना बहुत जरूरी है। देयर आर सो मेनी बुक्स इन द मार्केट जो कि को बेहतर करने के लिए और कंफर्टेबल करने के लिए होती है। थैंक यू सो मच फरिया जी, बहुत शुक्रिया। आपने हमें ज्वाइन किया। इन्फॉर्मेशन और समटाइम्स इट्स बेटर टू स्टे क्वाइट एंड लिसन टू। बिल्कुल, लिसन टू ऑल। अच्छा देखिए, माँ के कदमों के नीचे जन्नत ऐसे ही नहीं है, एक तख्लीक का जो एक वो है ना, वो माँ के अंदर दिया अल्लाह ने। बिल्कुल, माँ तख्लीक करती है, नई जान जो दुनिया में आती है तो माँ के जरिए आती है, तो माँ का रुतबा बहुत ऊंचा है और उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए और उनको हमेशा वाइल दे प्रेग्नेंट एंड आफ्टर प्रेगनेंसी सपोर्ट करना चाहिए। कल एक बार फिर मैं और ज़ुहैब आपके सामने हाजिर होंगे नए न्यूज़ और नए व्यूज़ के साथ। दोनों के साथ, हम दोनों के साथ राइज एंड शाइन करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हैव अ वंडरफुल डे, सी यू टुमारो।